सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पहले करंट अफेयर्स का होमवर्क लिख लो, पिछली बार शायद नहीं दे पाए थे। तो आपको पिछली बार से हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी का लगातार ले रहे हैं, क्योंकि अब 2030 तक की एग्ज़ाम, बल्कि 40 तक, अगले 15 साल तक, 17 साल तक अब यही एक बहुत बड़ा काम रहेगा सिविल सर्विसेज में, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन का काम होगा और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होगा। तो अब इसके कुछ अलग, चूंकि ये तो एक बड़ी बात हो गई, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं इसके ऊपर, तो इसमें कौन कौन सा आप लोग होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। तो लिथियम ट्रायंगल, जैसे कि भारत में लिथियम मिलने की बात हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, बट वो खबर खो गई। खबर इसलिए खो गई क्योंकि लिथियम जो होता है या कोई भी खनिज जो होता है, जब भी हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो एक्सप्लोरेशन के कुछ नियम हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI इसको कंडक्ट करवाता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या आपको केवल अनुमान लगा है कि इतना हो सकता है, या फिर आपने वाकई में पता लगा लिया है। और जब वाकई में पता नहीं लगा लिया तो फिर आपको कैसे पता कि इतना टन मिल गया है या इतना टन मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, इसकी प्रोसेस अलग अलग है। G1, G2, G3, G4 अलग अलग आप जा कर के देखिएगा इसको, कि एक्सप्लोरेशन जब भी होगा, माइनिंग एक्सप्लोरेशन, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या पैमाना है, दुनिया भर में जो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से बात करती है। तो वही चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में उन्होंने बता दिया कि हमारे पास इतना लिथियम मिला, और दुनिया में सूची में दूसरे नंबर पे भी पहुंच गए एकदम से। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो ऐसा है नहीं। तो हम चिली के बिल्कुल बाद दूसरा बना दिया था। अब वो उसके बारे में कोई खबर ही नहीं है वापस, क्योंकि समझा दिया किसी ने कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हम जीवन प्राथमिक स्थिति में हैं अभी। और ये पता 99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में भी लगा था, और तब भी ऐसी ही खबर आई थी, ठीक वैसी ही खबर थी। बट 20-25 साल बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। तो तब से लेकर के अभी तक कुछ नहीं है। तो क्या भंडार नहीं है हमारे पास? भंडार तो हो सकता है जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन वो पता करने की ज़रूरत है, खोज करने की ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना पड़ेगा, थोड़े से कानून में बदलाव करना पड़ेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसी चीज़ें जो होती है, जो मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी कोयले की माइनिंग के लिए, उसीलिए उन पर आरोप भी लगे थे भ्रष्टाचार के। तो प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप अनुमति नहीं दोगे कि आइए आप खुदाई कीजिए, अगर मिलता है तो फिर बाद में बोली लगाते हैं कि वो कितना महंगा जाएगा, कैसा जाएगा। ये सब चीज़ें जो है कोयले के मामले में जो की थी, ठीक वैसे ही लिथियम के मामले में करना पड़ेगा। बट अभी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी कि जिससे उसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, तो फिर वो पेंडिंग हो जाएगा। तो वो तो 20 साल पहले भी मिला था, ऐसी खबर तो 20 साल पहले भी आई थी लिथियम के भंडार की। तो ये मात्र एक खबर बन के रह जाएगी। तो ऐसे गोल्ड के, लिथियम के और भी हो सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स जिनको कहते हैं हम लोग, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी तैयार करेंगे, रिचार्जेबल बैटरी, तो लिथियम रिचार्ज हो जाता है। आप और हम सब मोबाइल जो चलाते हैं वो लिथियम बैटरी होती है। तो
लिथियम जो होता है वो रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्जेबल बैटरी अगर आपको बनाना है तो लिथियम, कोबाल्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कॉपर। तो अभी तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला, एक तो हमारे लिथियम रिसोर्सेज उसके आसपास खबर आई है, तो क्वेश्चन तो बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 20 साल पहले भी बने थे जब खबर पहली बार आई थी, फिर से खबर आई है, ठीक है। लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश ये की गई ना कि वर्तमान सरकार इतनी एक्टिव है कि उसने लिथियम खोज लिया है और अब हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, अब हम यहीं पर, अगर हमने आज खोज भी लिया तो उसको प्रोसेसिंग करके, रिफाइन करके काम में लेने लायक बनाने में भी 10-15 साल लगेंगे, और उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। लिथियम तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, दुनिया का 70-80% लिथियम वहीं पर, लिथियम ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं 3 देशों में मिला के। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिथियम काम के लायक बनाया जाता है रिफाइन करके, वो चाइना बनाता है। 80% क्षमता अकेले चाइना के पास है, कोबाल्ट की भी, कॉपर की भी, लिथियम की भी। तो इसलिए चाइना की जो क्षमता है उसके बराबर क्षमता हासिल करने के लिए 15-20 साल लगेंगे। 15-20 साल से सब लोग सोए हुए थे, अमेरिका भी सोया हुआ था, अमेरिका के पास भी नहीं था ये, और आज भी नहीं है उसके पास, केवल चाइना के पास ये सुविधाएं हैं, क्योंकि 20 साल से काम कर रहा है वो इस फील्ड में, और वो बैटरी बनाता है और पूरी दुनिया उससे इंपोर्ट करती है, और वो रिफाइन करता है। तो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े पैसे वाले देश 20 साल पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी और इस्टेब्लिशमेंट में भी, चाइना से। इसलिए आज अगर कोई शुरू करता है तो चाइना को पछाड़ने के लिए भी कम से कम 20 साल, तो 20 साल चाइना बैठा थोड़ी रहेगा, वो और आगे जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अब अफ्रीका में घुस रहा है इन सब रेयर अर्थ मेटल के लिए, जबकि चाइना वहां 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी सरकारों के साथ काम कर रहा है। और डेमोक्रेटिक सरकारों के साथ दिक्कत है, डेमोक्रेटिक सरकारें करप्शन नहीं करवाती, जबकि अफ्रीका में करप्शन बहुत है। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पैसा लेकर के माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और चाइना उनको रिश्वत देता है। तो ये सब जो है यूरोप और अमेरिका के देश, अमेरिका और यूरोप के देश क्या रिश्वत देकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाएंगे? और भारत कब पहुंचेगा? तो क्या हम भी रिश्वत देंगे? क्योंकि करप्ट कंट्रीज हैं वहां के प्रधानमंत्री, और चाइना के इस मामले में कोई एथिक्स नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वन पार्टी, तो खुद ही तय कर लेता है कि अच्छा ठीक है। पब्लिक जो है उसको बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनके शासक ने तय किया, और बुरा मान भी जाए तो वोटिंग नहीं होती, वन पार्टी सिस्टम, वहां चुनाव हारने का खतरा नहीं है। इसलिए चाइना कई मामलों में आगे है। तो ये पूरी लेखा जोखा है कि ऑलरेडी जो रेयर अर्थ मेटल जहां निकल रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, हमारे यहाँ जो निकलेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं कि हम मशीन वगैरह लगाएंगे और रिफाइन करने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा हमको, इससे अच्छा तो हम वहां से खरीद लेते, ठीक है। बहुत सारे लोग गेहूं उगाते हैं लेकिन अपना उगाया हुआ गेहूं नहीं खाते, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है। खास करके पंजाब के लोग सीहोर का गेहूं खाते हैं और अपना गेहूं शराब बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए बेचते हैं, क्योंकि वो बहुत ही घटिया गेहूं होता है, खाने लायक नहीं होता। तो कहीं हम ऐसा उत्पादन तो नहीं करेंगे लिथियम का, या हमारे यहाँ रेयर अर्थ मेटल जो इंडिया में मिलते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी? अभी इसके बारे में कुछ नहीं है, बस इतना भंडार मिला है और ये सरकार की सफलता है, ढिंडोरा पीट दिया गया। बट वो खबर भी गायब हो गई, उसके बाद से नाम नहीं लेते। ऐसा क्या है कि एक बार तो वो बड़ी न्यूज़ बनती है, एक सप्ताह तक न्यूज़ में रहती है और शाबाशी भी हासिल करती है सरकार, उसके बाद उसको तो फिर डेली भुनाना चाहिए ना आपको। फिर चुप क्यों हो जाते हैं उसके ऊपर? एक्सपर्ट समझा देते ना कि ये ठीक नहीं है, शुरू में बताते नहीं है। संसद में भी पूछा था अभी अगस्त में कि लिथियम के रिसोर्सेज के बारे में आपका क्या मानना है, क्योंकि उसके बिना तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमेशा इंपोर्ट पर ही डिपेंड करेंगे। तब उनने कहा नहीं, इसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं, जबकि जानकारी तो 99 से है, 1999 से।
तो स्थितियां जो है बड़ी डावाडोल है। तो जो खबरें आती है उसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, या मतलब उनको आप सत्यता की कसौटी पे ले जा करके देखोगे तो वहां जीरो मिलेगा। जहां पर बहुत पानी बताया जा रहा, तालाब बताया जा रहा, वहां कीचड़ भी नहीं मिलेगा, एकदम सूखा है। तो बहुत भयंकर हालात खराब है, चाहे वो आर्थिक पॉलिसी से जुड़ी, इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे सर्वे हों, चाहे जो है, ठीक है। इसलिए चुनाव बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट चीज है इंडिया में। बाकी नीतियां और आर्थिक स्थिति और बाकी हालात जो हैं वो बस कोई ना पूछे तो ठीक है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। लेकिन हमको तो सच जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा तो सिलेबस है और यूपीएससी तो खिंचाई करता है, तो जानना पड़ेगा। तो लिथियम वाकई में भारत के पास इतना कुछ आ गया तो हम तो दुनिया के सबसे रईस देशों में पहुंच जाएंगे। और अमेरिका ये चाहता है कि कार्टेलिंग ना हो, जैसा ओपेक करता है ऑयल की कार्टेलिंग। और कार्टेलिंग करना मतलब प्राइस बढ़ा के रखना, जो लिमिटेड प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मिलकर के प्राइस को हाई करके रखना, प्राइस कम नहीं होने देना, यानी कंपटीशन नहीं होने देना बेचने का, उसको बोलते हैं कार्टेलिंग। अमेरिका जानता है कि चाइना कार्टेलिंग कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा रेयर अर्थ मेटल ये अकेला निकाल के जा रहा है, इसलिए अब वो बड़े बजट के साथ कूद रहा है अफ्रीका में। और उसने वहां बहुत सारे डेवलपमेंट काम, रेलवे लाइन बनाने का और वो सब पहले चाइना ने बनाया, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसने पूरी दुनिया में, खास करके साउथ अमेरिका तक रोड बनाने की बात कर डाली, और वाकई में उसने बनाया और पोर्ट भी विकसित किया, और यूरोप भी उसमें शामिल है। भारत और अमेरिका को छोड़ के लगभग सभी उसमें शामिल है। तो चाइना की वो पॉलिसी वन बेल्ट वन रोड, और वो जो पॉलिसी, यदि हमको ऐसा लगता था कि क्या ये पॉलिसी चाइना ट्रांसपोर्ट पैदा करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट के मामले में काम कर रहा है, नहीं, ट्रांसपोर्ट के मामले में काम नहीं कर रहा, रिसोर्सेज के मामले में काम कर रहा है। वो सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रहना चाहता है, उसके बिना, वो चाहता है कि उसके बिना दुनिया में कोई उत्पादन ना हो। और आज वो स्थिति आ गई है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो चाइना पर ही डिपेंड करना पड़ता है। दुनिया की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिना चाइना के संभव नहीं है। इसलिए हम जो व्यापार करते हैं उसमें 99% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 1% एक्सपोर्ट करते हैं। 100% में 100 रुपए का यदि आदान प्रदान हमारा चाइना के साथ है तो 99% हम लोग रुपया, 99 रुपीज हम पे करते हैं 100 में से, वो हमें सिर्फ 1 रुपया पे करता है। यानी हम इंपोर्ट बेस्ड रिलेशन है हमारे चाइना से। आज हम दवाइयों में किंग हैं, फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल में, बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API वहीं से आता है, तभी हम दवाइयाँ बना पाते हैं। वैक्सीन भी हम तभी बना पाए जब चाइना ने हमको, तो रॉ मटेरियल सबका वहीं से आता है, मशीनें वहीं से आती है, ठीक है। अब वो वियतनाम शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी फ्यूचर जरूर चाइना का थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहाँ बूढ़ी होती हुई जनसंख्या है, इसलिए बहुत सारी कंपनियों का मोह भंग हुआ है चाइना से, और वो दूसरी जगह ढूंढ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो सस्ता लेबर मिल जाता था चाइना से, अब नहीं मिल पाएगा। पहले मिल जाता था, अब मुश्किल है थोड़ा। 20 साल बाद दिक्कत आएगी। इसलिए वो अभी से ही वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और दूसरे जो भी देश हैं, मलेशिया, और उनमें रुक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने भारत को पसंद नहीं किया है ज़्यादातर ने। पहले हमको लग रहा था कि चाइना से जब कभी भी चाइना +1 जिसको कहते हैं, कि चाइना +1 जब भी होगा और चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा तो लोग भारत को प्रेफरेंस देंगे। वो स्थिति नहीं आई है और वो समय भी निकल गया है। शायद अब तक दे दिया जाना चाहिए था, अब संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए वही रूल ऑफ लॉ,
शांति, डेमोक्रेसी, और सबसे बड़ी बात है सच बोलने की आदत। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोलते हैं, आपके आंकड़े झूठे हैं, आप बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार में कतई पसंद नहीं किया जाता, विश्वास नहीं किया जाता। झूठे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए सच बोलना चाहिए। कई बार उसमें फायदा हो जाता है सच बोलने से, लेकिन राजनीतिक नुकसान हो जाता है, चुनाव हार सकते हैं। सच बोलने से चुनाव हार सकते हैं, व्यापार में फायदा हो सकता है, आर्थिक रूप से हम सक्षम बन सकते हैं, महाशक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन चुनाव हार जाएंगे। ये दिक्कत है। हम दूसरी पार्टी को नहीं देखना चाहते, उसके चक्कर में आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो ये खतरनाक चीज है। और ये जितने समय तक ये उन्माद चलेगा उतने समय तक ये झेलना पड़ेगा, और उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे मौके अवसर खो चुके हैं। और अब तो बहुत ही फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब जो चेंज है वो इतना फास्ट है कि अगर कोई नहीं पकड़ पाया समय पे तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने एटीएम के आते ही एटीएम चलाना सीख लिया था वो काफ़ी अच्छी स्थिति में था। स्मार्टफोन के आते ही जिन्होंने स्मार्टफोन चलाना सीख लिया था वो काफ़ी स्थिति में थे। फेसबुक जब आया था तभी जब फेसबुक अकाउंट बना लिया था वो काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। व्हाट्सएप के आते ही व्हाट्सएप यूज़ करने लगे थे वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। टेक्नोलॉजी के साथ में, विज्ञान के साथ में यदि आप नेक टू नेक रहते हैं, बिल्कुल कदम मिला करके कदम ताल करते हैं, तो आप फायदे में रहते हैं। बहुत देर से जागने पर हम लोग शुरू से कर रहे हैं तो हमारे 1.5-2 लाख फॉलोअर फेसबुक पे बहुत पहले से हैं, 10 साल पहले से। बाद में हम लोगों ने उस पर उतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि फिर बाद में तो आम आदमी भी आ गया। पर बहुत सारे नेता हैं वो 30,000 से ऊपर नहीं है, मंत्री हैं मध्य प्रदेश में 30,000 से ऊपर नहीं है, जबकि हम 2 लाख पे हैं, 2.25 लाख पे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेट समझ में आया उनको कि ये भी एक मीडिया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो जितना देर से समझेगा उतना रोएगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट आसान नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा सा निराश करता है कई बार, क्योंकि हम उसके हिसाब से नहीं होते हैं। और भारत जैसे देश में संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बचकानी लगने लगती है। जैसे ही आप साइंटिफिक टेम्परामेंट में जाते हो, साइंस को सपोर्ट करते हो, टेक्नोलॉजी को यूज करने लगते हो, तो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के कुछ हिस्से जो नाजायज हैं या यूं कहें कि अवैध हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है, अंधविश्वास जिसको कह सकते हैं, उनको सिरे से खारिज करने की इच्छा होती है। लेकिन हमारी पब्लिक, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले उसमें डूबे रहते हैं। तो भारत के लोग जानबूझ करके भी साइंटिफिक टेम्परामेंट में नहीं जा पाते। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं है या वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बुरा मानते हैं, वो सूट नहीं करता। वो मुश्किल काम है साइंटिफिक टेम्परामेंट, बोलने में अच्छा लगता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लेकिन उसको अपनाने से फिर आपको बहुत लोगों से नफरत हो जाएगी, बहुत लोगों को से आप बात करना पसंद नहीं करेंगे, वो लो आईक्यू नजर आएंगे आपको। ऐसा लगेगा इनका आईक्यू कितना कम है, क्या पागल आदमी कहाँ उलझा हुआ। ये सब होता थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, जो तुम समझ रहे हो, ये सब फालतू बात है। और जैसे ही आप कहोगे आप लोकप्रिय नहीं रहोगे, प्रिय नहीं रहोगे परिवार के, आप साइड में कर दिए जाओगे, तो ये बहुत मुश्किल काम। इसलिए भारत जो है वो बहुत कम पैसा लगाता है रिसर्च में, बहुत कम पैसा लगाता है साइंटिफिक डेवलपमेंट में। पहले लगाते थे, कुछ प्रधानमंत्री थे जिनको समझ में आया था वो लगा रहे थे, सबको नहीं आता। उसके लिए खुद भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। समस्या ये है। और उसमें वो तो कंफर्ट जोन है, उसमें तो सबके साथ जयकारा लगाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें तो बढ़िया है। तो ये बहुत दिक्कत है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई महाशक्ति वगैरह, विश्वगुरु वगैरह कुछ नहीं बन रहे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत पुअर कंडीशन है R&D में, एजुकेशन में और एक्सपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में। यूथ बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास काम नहीं है। तो मैंने एक साथ कई बार ये सब चीज़ें उठाई है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी वर्तमान में, यही डिस्कशन है। तो इकोनॉमी भी हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके करंट अफेयर्स का आधार यही होगा, इसलिए अधिकांश क्वेश्चन इसके आसपास ही घूमेंगे।
बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आ गई वो आपके पास होनी चाहिए। 5G जब पूरी दुनिया चला रही तब आप 5G चलाने लग जाओ, जब वो 6G में आ जाए तब आप 6G में आ जाओ, जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तब आप नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। कुछ चीज़ें लेकिन उतनी सफिशिएंट नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक डिमांड ही हमारी बहुत ज़्यादा है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया था 100 में से 92 मोबाइल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 8 मोबाइल हमारे देश में बने हुए यूज़ करते हैं। तो इसी से देख लो, मोबाइल की ज़रूरत तो खूब होती है, लोगों के टूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, नए लोगों को भी मोबाइल की ज़रूरत है, कई लोग चेंज करना चाहते हैं 2-3 साल बाद, तो इसका मतलब मोबाइल का तो बहुत बड़ा मार्केट रहेगा। तो क्या हम हमेशा 100 में से 92 मोबाइल मंगाते रहेंगे? और जब तक हम मंगाते रहेंगे तो दूसरे देश की को ताकत दे रहे होंगे। तो हम विचार क्यों नहीं करते, क्वालिटी क्यों नहीं डेवलप करते कि हमारे लोग हमारा ही मोबाइल खरीदें? जो हैं उनकी भी क्वालिटी नहीं है, घटिया क्वालिटी, और महंगे भी बहुत हैं, चलते भी नहीं, तो फिर क्यों खरीदेगा कोई? और प्राइवेट सेक्टर तो हमारे यहाँ लगाता ही नहीं है R&D में पैसा, प्राइवेट सेक्टर लगाता नहीं, सरकारी लगाए, पेटेंट कराए, और अगर सक्सेस हो जाए तो प्राइवेट यूज करने लगता है। प्राइवेट सेक्टर कभी भी R&D नहीं कराता, एजुकेशन नहीं कराता, जबकि उसको कराना चाहिए क्योंकि बहुत सारा पैसा है उसके पास। तो ये दिक्कत है इंडिया की, प्राइवेट सेक्टर को आगे। दुनिया में जहाँ पे भी R&D में जो देश आगे हैं वहाँ सरकार नहीं करती, वहाँ प्राइवेट लोग करते हैं। सरकार बाद में फ़ायदा उठाती, सरकारी कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं, बाद में अधिग्रहण कर लेती हैं, नेशनलाइजेशन कर लेती हैं उन चीज़ों का, लेकिन प्राइवेट लोग करते हैं। भारत में प्राइवेट लोग, अगर आप बिजली फ्री दोगे, जमीन फ्री दोगे, पानी फ्री दोगे, बैंक से लोन दिलवाओगे, तब वो उठ करके कुछ कामकाज शुरू करेगा, उसके बाद भी प्रॉफिट उसी का होगा। तो प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन होगा, लॉस का और रिसोर्सेज का क्या होगा? डेमोक्रेटाइजेशन। वो पब्लिक का लॉस हुआ तो पब्लिक का। बैंक अगर फेल हो गया या बैंक का अगर आप नहीं दे पाए पैसा तो पब्लिक जमा कराएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो वो सबसे अमीर आदमी होगा। तो ये बहुत ही गलत मॉडल है, ये कोई देश के विकसित होने का मॉडल नहीं है, ये देश के डूबने का मॉडल है, देश को डुबोने का मॉडल है। और साफ साफ दिखता है, इसमें कोई पीछे कोई हिडन एजेंडा कुछ नहीं है, साफ साफ दिखता है। बस ये है कि सब लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, वो लेवल हासिल नहीं करते, बहुत कम लोग तैयारी करते हैं, उन्हीं को समझ में आता है, और उससे राजनीतिक नुकसान नहीं होता। तो ये दिक्कत है, इस चीज को समझिएगा। तो एक मुद्दा आपको कहाँ लिथियम से शुरू हुए थे हम लोग और कहाँ, तो आपको लगेगा कि सरकार का घेराव हो रहा, लेकिन ये घेराव नहीं है, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये आपका आंसर है। आपको प्रश्न इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। क्योंकि जब गलत खबरें आएंगी और फिर बाद में खबरें बंद आ जाएंगी तो तारीफ में तो आएगा नहीं ना क्वेश्चन कि लिथियम का भंडार भारत के पास बहुत है, तो अब हम निर्यातक हो जाएंगे और अब हमें आयात करने की जरूरत नहीं होगी, और 2030 तक हो सकता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हों और दुनिया में नंबर 1 हो जाए लिथियम के मामले में या रेयर अर्थ मेटल में। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप बताइए कि कहाँ कहाँ हमारे पास भंडार हैं। तो वाकई में तो एक जगह सुखबुगाहट है, लेकिन वो जीवन फर्स्ट स्टेज है। G2 में एक्सप्लोरेशन के लिए फिर और डीप में जाते हैं, तो कई किलोमीटर अर्थ में नीचे, क्रस्ट में नीचे जाकर के खुदाई करके फिर निकलेगा। अभी ऊपर ऊपर से बोलने से नहीं होगा। और आपने तो मीट्रिक टन में ही बता दिया, आपने तो बता ही दिया इतने टन का भंडार है, तो टन कहाँ से निकाल लिया भाई? जब अंदर का आते पता ही नहीं है तो टन कहाँ से आ गया? ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बट ये खबरों में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कहीं नहीं मिलेगा। ये उस समय में मिला है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा, लेकिन बाद में जब वो गायब हो गया कि नहीं वो नहीं मिला था, वो दरअसल कंफ्यूजन है, थोड़ा मामला कुछ दूसरा है, तो उसका न्यूज नहीं बनता। ठीक है ना? तो वो थोड़ा समझिएगा इसको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या क्वेश्चंस है? ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन तो है, लिथियम के भंडार, फिर अफ्रीका में अमेरिका का प्रवेश, वहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बाइडेन ने
कहा है और बाइडेन चाहता है कि अफ्रीकी नेता जो हैं वो चाइना को दूर रखें, चाइना से दूरी बनाएं। लेकिन अफ्रीका के नेता का कहना है कि हम लोग जो है चाइना से दूरी हैं, चिंता मत करो, हम कोई भी प्रोजेक्ट हमारे चुनाव से पहले ही पूरा करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फिर हमें दूसरे देश में सेटल होना है, पब्लिक हमको नहीं चुनेगी, इसलिए हम प्रोजेक्ट को पहले पूरा करवाते हैं चुनाव से पहले। चाइना वो कहते हैं कि सारा पैसा हमको पहले दे देना, पहले जितना खोद के ले जाना है ले जाओ, क्योंकि उसके बाद हमारी गारंटी नहीं, हमारे यहाँ अगले चुनाव के बाद में हमारा स्थान पक्का नहीं है, तो इसलिए हम तो दूर ही हैं चाइना से। और रही बात अमेरिका की, तो बहुत कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो ब्यूरोक्रेसी वहाँ की सवाल जवाब बहुत करती है, और वो तो करप्शन के बिना काम चलता नहीं, इसलिए अमेरिका से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है उनको। यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने से भी अफ्रीका के लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी होती है और वो 10 तरह के सवाल करती है, और उन सवालों में अगर वो उलझ गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी नहीं होना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। करप्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता डेमोक्रेसी में, क्योंकि उसमें जो फेयर होता है और एथिक्स भी हैं कुछ मामलों में, चाहे कैपिटलिज्म है यूरोप में और अमेरिका में, लेकिन एथिक्स तो है। अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो EWG, 3 शब्द पकड़ लीजिए, ESG, सॉरी EWG नहीं, ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये 3 इशू। ESG ये पैरामीटर्स हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। जहां कहीं पे भी माइनिंग होगी वहां पर ये 3 मुद्दे देखे जाएंगे कि इन्वायरमेंटल कंसर्न तो नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और गवर्नेंस मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस यानी लोगों की सुविधाओं में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी जो सौदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसे का आदान प्रदान होगा, वो लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं, उसका डिवोल्यूशन होगा कि नहीं। यानी सरकार की इनकम किसी एक आदमी की तो नहीं हो जाएगी, सरकार की इनकम मतलब जनता की इनकम है कि नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है ना। ये गवर्नमेंटल इश्यूज, गवर्नेंस वाले इश्यूज है। सोशल इश्यूज, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और पर्यावरण। तो जब वो ESG पैरामीटर्स के साथ में घुसेगा बाइडेन, तो फिर अफ्रीका को क्या मिलना है। वाकई में तो समाज का हालत खराब है, वाकई में गवर्नेंस के इशू हैं, क्योंकि करप्शन है, और पर्यावरण तो खराब होता ही है। तो फिर तो पर चाइना तो इन तीनों को साइड करके जाता है ना, और इन तीनों को ही साइड करके अडानी भी गए हैं। अडानी की जो कंपनी है जितनी भी, उनका ESG बहुत बेकार है, दुनिया में सबसे पुअर है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तभी तो ऑस्ट्रेलिया में लोग तख्ती लेके अडानी को भगाने की बात करते हैं, अडानी भगाओ ऑस्ट्रेलिया बचाओ। क्रिकेट टीम में भी बोलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में, तब भी वो लोग आ जाते हैं। क्योंकि देखिए बिडिंग लगाना मुश्किल काम होता है। यूरोप से जो आदमी आता है, यूरोप और अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ के जो बैंक हैं वो वहाँ के कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग खुद के पास भी बहुत पैसा है और वहाँ के बैंकों से भी वो बहुत पैसा लेते हैं। लेकिन भारत में बैंक जो है इतनी आसानी से पैसा नहीं देते, और अडानी को अगर बड़ी बोली लगानी है, बिडिंग में हिस्सा लेना है, तो उसके पास कागज होने चाहिए कि वो पैसे को अरेंज कहाँ से करेंगे। क्योंकि आखिर आप किसी दूसरे कंट्री में जा करके बोली लगा रहे हो कि आपके यहाँ हम कोयले की खुदाई करेंगे, और यूरोप का आदमी भी लगा रहा है, उसको पछाड़ना है, अमेरिका का आदमी भी बोली लगा रहा है, उसको भी पछाड़ना है। तो फिर वो यहाँ से SBI से लिखवा के ले जाते हैं लेटर। तो SBI का लेटर कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप, सरकार के हस्तक्षेप के बिना लेटर नहीं मिलता। SBI वाले क्यों देंगे कि हम आपको 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, $1 बिलियन ये देते हैं, ले जाओ, ऐसे तो देंगे नहीं वो। और जब वो ये कागज दिखाता है कि मेरे देश का सबसे बड़ा बैंक
मुझे इतना लोन देने को तैयार है अगर मैं ये बोली जीत जाता हूँ, और अगर मेरा यहाँ प्लांट शुरू होता है, और अगर मैं कोयला यहाँ से खोदना शुरू करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका सारा खर्चा मुझे देने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, नहीं तो वो अपनी पूंजी दिखा करके बिडिंग लगा देगा। भाई बोली में हर किसी को थोड़ी खड़ा किया जाता, पहले आपको सबूत देना होता है कि आप जो जितनी बोली लगाओगे उतना आप यहाँ चुका भी पाओगे कि नहीं, नहीं तो आप हमारा गेम ही खत्म करोगे, वो भी जाएगा और तुम भी नहीं कर पाओगे। तो सॉलिड तरीके से पहले बताओ कि तुम्हारे पास कहाँ है पैसा, तो एसबीआई का लेटर लगा देते थे, ये बैंक है आपका, पहले बताओ जो भी फाइनल में लगाऊंगा। तो वो सबसे बड़ी बोली इसी आधार पे लगा पाता था वो आदमी अडानी, कि उसने एसबीआई से लिखवा रखा है कि मैं जाऊं वहां, मतलब लगा दूं। बोले हाँ, बैक सपोर्ट किसका है? एसबीआई का। और सरकार ने बोल रखा है एसबीआई को कि ये जो भी बोली लगाएगा और जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको तुम पूरा करोगे। एसबीआई सरकारी बैंक है, आपका और हमारा सबका पैसा उसमें जमा है, वही दांव पे लगा है वहां बोली में। बात समझ में आई कि नहीं? अगर वहां कोयले का खनन प्रॉपर नहीं हुआ, जिस क्वालिटी का कोयला बताया वो क्वालिटी का कोयला नहीं था, या और कहीं कोई दुर्भाग्य रहा, या ऑस्ट्रेलिया में कोई आग लग गई और कोई डैमेज हो गया, या वहां के लोगों ने जुलूस निकाला, आंदोलन किया और नहीं करने दिया अडानी को खनन, अडानी गो बैक कर दिया और पैसा फंस गया हमारा, मान लिया जाए, तो ये बहुत सारे रिस्क हैं। तो ये सारे रिस्क जनता के। ईएसजी, इन्वायरमेंट, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बहुत खराब होगा, सोसाइटी पे बहुत गलत असर पड़ेगा, और गवर्नेंस में तुम रिश्वत दे रहे हो या क्या कर रहे हो हमको पता नहीं चल रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ईएसजी पैरामीटर पे हिल गया तब। इसलिए ईएसजी याद रखिएगा, जहां पे भी माइनिंग होगी, यूपीएससी के क्वेश्चन के आंसर में ईएसजी, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इशू, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अडानी के साथ ये प्रॉब्लम थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक जो है वो अडानी के साथ नहीं थी, उसकी खुद की गवर्नमेंट के साथ भी नहीं थी। वो नाराज है कि आप इसके साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके तो हम यूरोप की और अमेरिका की कंपनी से करें तो वो ये सब चीजें ख्याल रखेंगे, इनका रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। इंडिया या किसी देश में जिसमें भी किया इन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन खैर वो एक दूसरा इशू है। लेकिन आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि मोदी को बीच में क्यों आना पड़ा? मोदी को बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि फिर तो वो बिडिंग ही नहीं लगा पाएंगे ना, बोली कैसे लगाएंगे? खुद के पास इतना पैसा थोड़ी है, और बैंक की गारंटी कैसे मिलेगी? बैंक का कागज दिखाना पड़ेगा, लिखा हुआ लेटर दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने सैंक्शन कर रखा है कि जो भी पैसा होगा $1 बिलियन पहले ही सैंक्शन कर दिया। तो ऐसा अवसर, ऐसी सीढ़ी जिसमें एकदम से ऊंचा पहुंच सकते हैं, दूसरे देश में बोली लगा सकते हैं, ऐसा अवसर किसी दूसरे आदमी को भी मिलेगा क्या? भारत के नागरिक होने के नाते, जिसमें स्टेट बैंक इतना ही उदार होगा, अगर वो युवा आदमी है, दिमाग भी बहुत चलता है और वो दुनिया में सबसे रईस बनना चाहता है, तो क्या उसको ये अवसर मिलेगा? एसबीआई इतना सपोर्ट करेगा, क्या वो भी बिडिंग में हिस्सा ले सकता है? तो ये वाली बात है कि इसमें भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर तो हमारे 1 से लेकर के 10 लोग जो दुनिया के रईस हैं उसमें इंडियंस होने चाहिए, बल्कि 1 से 30 तक होना चाहिए, नहीं तो 21 से 30 तक के लोग हों हमारे। कहीं न कहीं तो इक्वालिटी हो कि भारत के बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है, और यदि केवल सिंगल व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जाला है। दोनों की कुछ न कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, ठीक है? आ गया ना समझ? ये है कहीं ना कहीं मामला। तो इसीलिए वो बहुत ही औंधा गया और वो राहुल गांधी पे उसकी बिजली गिरी। लेकिन अब वो उसको किस तरह से राजनीतिक अवसर के तौर पे भुनाते हैं या उस अवसर को खो देते हैं, ये अब उसके ऊपर है। बाकी हम जैसे देख रहे हैं वैसे तो भारत जैसी जगह पर ये फर्टाइल लैंड है राजनीति के लिए, तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है भुनाने के लिए, काफ़ी अच्छा अवसर होता है। लेकिन अब यह है कि उनकी पार्टी की या उनकी खुद की पॉलिसी क्या है। बाकी तो बहुत अच्छा, मतलब अपने पाले में गेंद इस तरह से आई है कि वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन ये मुश्किल है। अभी तक का रिकॉर्ड देखते हुए मुश्किल लग रहा है कि वो उसको अभी तक तो नहीं कर पाए ना, तो इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है। खैर
वो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप वाला। सदस्यों की निर्योग्यताएं कैसे होती है, संसद सदस्य कैसे 2 साल की सजा, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। और फिर करप्शन या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या करप्शन इन पॉलिटिक्स। बट ये करप्शन वाला मामला नहीं है, यहाँ लालू यादव का अलग मामला था, चारा घोटाला और फिर उसमें सजा, और यहाँ मामला डिफेमेशन का। और डिफेमेशन बड़ा अलग चीज़ है, डिफेमेशन बहुत व्यक्तिगत होता है, इसलिए डिफेमेशन को कोर्ट को बहुत अलग से लेना चाहिए, अलग तरीके से लेना चाहिए। कई लोगों को अगर कोई ग्रामीण परिवेश में आपने देखा हो तो कुछ लोगों को गाली दी जाती है, पीटा जाता है, उनके बच्चों को कोई भी चलते फिरते कोई भी पीट देता है क्योंकि वो नीची जाति से होते हैं, तो उसमें कोई डिफेमेशन नहीं होता। उनको गाली दे करके या जाति का नाम लेकर के फिर गाली दी जाती है और फिर बुलाया जाता है कि इधर आओ, बिना गाली के बुलाया नहीं जाता उनको, लेकिन डिफेमेशन नहीं होता क्योंकि उस जाति में ऐसा माना जाता है कि ये तो बड़े लोग हैं और ये ऐसा करेंगे ही, तो वहाँ तो सिटीजन वाला कोई भाव ही नहीं होता और वो अधिकार की भावना भी नहीं होती, मौलिक अधिकार की बात भी नहीं आती, ना ही उसके लिए कोई एफआईआर कराता है। लेकिन किसी जाति विशेष को थोड़ा सा कुछ बोल दो तो, यानी कि कई लोग ऐसे संपन्न होते हैं, कितने पैसे वाले होते हैं या डोमिनेंट कास्ट होती है या जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा होती है गांव में, उनके बच्चे को कई लोग अगर तू बोल देते हैं, आप नहीं बोलते हैं और केवल बोलते हैं तू इधर आ, इतने में उसकी हालत खराब हो जाती है उस आदमी की, कि छोटे बच्चे को भी तुमने तू कैसे बोल दिया। इस बात पे पिटाई हो जाती है, इस बात पे हत्याएं हो जाती है। तो डिफेमेशन बहुत व्यक्तिगत चीज है, किसको कब बुरा लगता है, अवमानना कैसे होती है, किसी की कभी भी हो सकती है, किसी को कैसे बुरा लगता है। तो बुरा लगने का कोई पैमाना नहीं है भारत में, ये देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करता है, कंडीशन कैसी है, समय कैसा है। तो अगर अदालतें इस प्रकार का फैसला लेंगी तो नेता लोग तो बहुत ही ओछे भाषण देते हैं और एक से एक ओछे भाषण देते हैं, तो अवमानना फिर आ जाएगा, डिफेमेशन, वही जो 499 और 500 और वो सब आप धाराएं जाके देखोगे आईपीसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये देखोगे कि अगर आप कहोगे कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, वाकई में कोई छीन के भाग गया मोबाइल, उसके बावजूद पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करता, आईपीसी नहीं लगाता, वो बोलता है आप ये लिखो एक कागज पे कि आपसे खो गया है, मिसिंग, कि आपसे खो गया। भाई खो कैसे गया, मुझसे छीन के ले गया, लेकिन वो लिखता ही नहीं है। उसको मालूम है मोबाइल इतने लोगों के छीने जाते हैं और इतने खोते हैं कि यहाँ अगर एफआईआर लिखेंगे तो अपराध की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो थाने में लिखता ही नहीं है, जबकि वो चोरी है। ऐसे ढेरों मामले हैं जिनमें पुलिस वाले आईपीसी में दर्ज नहीं करते, लेकिन डिफेमेशन में 99% थानेदार जो है वो दर्ज नहीं करते, लेकिन लोग सीधे कोर्ट चले जाते। लेकिन यहां इस मामले में एफआईआर उसने दर्ज की थाने वाले ने, कि मुझे बहुत बुरा लगा जब इसने ऐसा बोला, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी मरने की इच्छा हो रही थी, या मतलब इस लेवल का कि मैं जी नहीं सकता, मतलब इस हद तक। तो इसको आईपीसी में माना गया, इंडियन पिनल कोड में माना गया, बुरा लगना, अवमानना नहीं बोलेंगे इसको, मानहानि। अवमानना कोर्ट की होती है, आदमी की मानहानि होती है। तो मानहानि, डिफेमेशन बहुत ही मजेदार एक्ट है, पढ़िएगा, पढ़ने लायक एक्ट है। छोटा सा गुटका बेयर एक्ट ले आइए, बहुत काम आएगा, कई जगह लिख सकते हो आप इसको, मानहानि। तो इसलिए अधिकांश लोग माफी मांग करके, अच्छा आपकी मानहानि हो गई, हमने कुछ कह दिया इससे, तो केजरीवाल तो माफी मांग के काम चला लेते हैं। तो जब भी उन्होंने कहा अच्छा आपको बहुत बुरा लगा था, उस समय बोला था चुनाव थे तो बोल दिया था हमने वोट के चक्कर में, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। कोर्ट वाला भी बोलता है, जज भी बोलता है, अरे ये मांग तो रहा है ना माफी, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ये कितना बेचारा आपसे ये कर रहा है, थोड़ा सा तो कंसिडर करो इसको। वकील तो दोनों तरफ के चिल्लाते हैं, लेकिन वो हो जाता है तो वो स्वीकार कर लिया जाता है, माफीनामा स्वीकार कर लेता है। अधिकांश मामलों में कोर्ट उठने तक की सजा होती है, 99% मामलों में मानहानि में जज बोलता है कि 5 बजे तक आप इस बेंच पे बैठे रहेंगे, सजा। तो ये वो इक्विटल नहीं हुआ है ना, वो इक्विटल नहीं हुआ, वो कन्विक्शन हो गया, उसको कन्विक्शन माना जाता है, यानी कि सजा याफ्ता
क्योंकि कोर्ट उठने तक की सजा हुई, यानी कि कोर्ट 5 बजे खत्म होगी तब तक आप उस बेंच पे बैठे रहो, तो इसको बोलते हैं कोर्ट उठने तक की सजा। तो पर वो सजा याफ्ता हो गया, यानी कोर्ट से आपको सजा मिली, मतलब आप बाइज्जत बरी नहीं हुए। तो अधिकांश मामलों में 99% मामलों में ऐसा होता है। किसी को 6 महीने, अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो उससे को 6 महीने की सजा देते हैं। लेकिन यहां 2 साल एग्जैक्ट इसलिए दी गई ताकि संसद सदस्यता खत्म की जा सके। तो यहां जज साहब भी थोड़े थोड़े से कुछ लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, खैर वो तो पूरा भारत ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भारतीय हैं और हम सब भाई बहन हैं, एक ही हैं, ठीक है ना। तो कोई कहीं नहीं जाता, तो कोई नहीं, हम ही लोगों में से तो बनते हैं ना, जज भी, वकील भी हम ही में से बनते हैं, व्यापारी भी हम ही में से हैं, पुलिस वाले भी हम ही में से हैं, पटवारी भी हम ही में से। तो पूरा भारत ही जब चोर है और पूरा भारत ही जब वो इस प्रकार का है, बेईमानी तो रग रग में भरी है ना भारत के। चोरी तो बहुत खूबसूरत, मतलब आपको बताया था मैंने कि एक ऑटो वाला भी अगर 200 रुपया मांगता है और 40 रुपया लगता है, मान लीजिए वहां से किराया 40 रुपया लगता है और 200 रुपया उसने लिया, तो ये तो जेब काटने जैसे ही हुआ ना, क्योंकि आप शक्ल देख करके, अनजान आदमी को देख करके 200 रुपया मांग रहे हो, तो ये तो चोरी है, 160 रुपए की चोरी है, ठीक है ना। क्योंकि सब्जी वाला भी नया आदमी है, समझ नहीं है सब्जी की, वो सब्जी उठाता है, उसी से आइडिया लग जाता है कि इसको समझ नहीं है, ये जब सब लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं और ये इसी को उठा रहा है, तो समझ में आ जाता है उसको कि इससे कितना पैसा मांगना है। तो चोरी तो खून में है ना हर भारतीय के, चोरी खून में है, कोई नहीं छोड़ता मौका चोरी करने का, करप्शन, ये करप्शन है। 40 रुपए के बजाय 200 रुपया मांगना 160 रुपए का करप्शन है। अगर वो पटवारी होता तो 5,000 की रिश्वत मांगता, कलेक्टर होता तो 5 करोड़ रुपए मांगता, प्रधानमंत्री होता तो 500 करोड़ मांगता। वो रेंज अलग है ना। चोरी है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला आपको बस, नहीं तो आप करते, मौका मिलता तो आप छोड़ते नहीं। तो बहुत कम लोग जो हैं, देखिए तो अपवाद स्वरूप तो ईमानदार हर जगह निकल आते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी देश में बहुत ईमानदार लोग हैं लेकिन वहां करप्ट भी मिल जाएंगे। जब हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं, जहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल वालों ने और तमाम जितने भी, सबने एक रैंक दी हुई है, एक नंबर पे देते हैं उनको कि यहाँ हैप्पीनेस भी खूब है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा भी बहुत है, यहाँ के ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है, यहाँ ईमानदारी भी बहुत है, ऑनेस्टी भी बहुत है, सब तरह से। लेकिन वहाँ पे भी चोर मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे भी भ्रष्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही ईमानदार भी रेयर, अपवाद स्वरूप आपको मिल जाएंगे, बहुत कम। लेकिन मौका जिसको मिलता है वो दबोचता है, वो पैसा कमाता है, उसका पैसा बनाता है। कोई भी हो, व्यापारी मिलावट करता है, किसान मान लीजिए जितना कीटनाशक या फर्टिलाइजर छिड़कना चाहिए या डालना चाहिए ताकि शरीर को नुकसान ना हो, लेकिन उत्पादन ज्यादा हो तो वो शरीर के नुकसान को देखेगा या उत्पादन को देखेगा? वो करप्शन है। क्योंकि आप जितना भी उत्पादन ज्यादा करके पैसा कमाओगे उससे लोगों की जान जाएगी, और उन लोगों की जान के बदले आपने पैसा कमा रखा है, तो ये करप्शन है। बल्कि उसमें तो किसी की जान भी जा रही है, किसी को कैंसर हो रहा है। सस्ता 60 रुपए का मान लीजिए कोई केमिकल है और उसको ज्यादा छिड़कने से कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा और उसका रेट अच्छा आएगा मार्केट में, तो ज्यादा छिड़क देगा कि नहीं, कि परवाह करेगा कि ये कैंसर हो सकता है अगर हमने ज्यादा मात्रा अगर की तो। इसलिए तो हमारे यहाँ के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका वाले इंपोर्ट ही नहीं करते, बोले आप में केमिकल बहुत ज्यादा है, कीटनाशक की मात्रा, पेस्टिसाइड की मात्रा ही बहुत ज्यादा, इतनी होनी नहीं चाहिए क्वांटिटी, तो इंडियन फूड खरीदा ही नहीं जाता है। हमारी फसलें, हमारे फल, अल्फांसो वगैरह, आम वगैरह, वो रिजेक्ट कर देते हैं। एक आम में देखते हैं, टेस्ट लगाते हैं कितना कीटनाशक है, इससे ज्यादा मात्रा है, इतना तो चलेगा, इतना होगा तो चलेगा, क्योंकि शरीर सहन कर लेगा। टॉलरेंस पावर, हमारे शरीर की टॉलरेंस पावर है। लेकिन इंडियंस आदमी में कई लोग बोलते हैं बस आप ये तो कुछ नहीं, शाकाहारी आदमी थे, इन्होंने कभी अंडा भी नहीं खाया, इन्होंने कभी तंबाकू नहीं खाई, सिगरेट नहीं पी और इनको कैंसर हो गया। अरे गोभी तो खाई थी ना, टमाटर तो खाए थे, सेब खाया था, बस पर्याप्त है उसके लिए। बड़े भले आदमी थे पर चले गए। तो ये करप्शन नहीं है क्या?
तो करप्शन का पैमाना मतलब ये नहीं होता कि कोई नोट पकड़ना टेबल के नीचे से, ठीक है। करप्शन का मतलब जहां पे भी अतिरिक्त वो साधन जो गैर कानूनी है, नैतिक रूप से ठीक नहीं है, वो सारे साधन और उनके माध्यम से पैसा कमाना, वो करप्शन है। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार का मतलब कई लोग इकोनॉमिक मानते हैं, इकोनॉमिक नहीं होता। किसी के बच्चे का कलेक्टर ने 2 लाख का फीस लगता है किसी स्कूल में और फ्री में एडमिशन करवा लिया। अब पैसा तो लिया दिया नहीं, बच्चे का फ्री में एडमिशन कराया कलेक्टर ने। 2 लाख फीस देनी थी, उसके बजाय 0 दी। ये भी भ्रष्ट आचरण है, क्योंकि उस स्कूल में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होंगी जिसको कलेक्टर को रोकना चाहिए, वो नहीं रोकेगा ना, तो भ्रष्ट आचरण में आएगा ये। इसलिए ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब केवल पैसा नहीं होता। 4th पेपर चालू हो गया आपका ये, ठीक है। 4th पेपर में यही सब लिखना पड़ेगा आपको। भ्रष्ट आचरण, आपका आचरण भ्रष्ट हो गया, उसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। तो ऐसा तो ढेरों लोग कर रहे हैं। कई लोग लगते हैं हम पैसे तो नहीं लेते लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कुछ कर लेते हैं, आटे में नमक के बराबर कर ले। आटे में नमक क्या होता है? आटे में नमक कुछ नहीं होता। चोर मतलब चोर होता है। चोर मतलब शुद्ध रूप, या तो आप चोर हो या फिर नहीं हो, या तो आप ईमानदार हो या फिर आप भ्रष्ट हो, बीच में नहीं होता, ठीक है। कई लोग रिश्ते ना आजकल में जो ये लड़के लड़कियों के रिलेशन की उनकी बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे बोलते हैं भाई जैसा है, या तो आप भाई होते हो या फिर भाई नहीं होते हो, थोड़ा भाई नहीं होता कोई। ये करप्शन है। ये सोशल करप्शन है, फैमिली करप्शन, ठीक है। थोड़ा भाई थोड़ी होता आंशिक रूप से, थोड़ा भाई क्या होता है? तो आप ईमानदार होते हो या फिर नहीं होते हो, चोर होते हो। तो अब देखो चोरी कितनी होती है। अब कोई आदमी बोले यहां 10 का नोट रखा हुआ है तो हम उठा लेते हैं, बाकी 10,000 रुपए रखे होते तो उसको बुला के बोलते कि नहीं ये आपके हैं ले जाओ, क्योंकि 10 का नोट ये आटे में नमक के बराबर, तो यही हुआ। भाई जो 10 का नोट उठा सकता है वो 10 लाख रुपए भी ले सकता है, 10 करोड़ भी ले सकता है, क्योंकि ये एक प्रवृत्ति होती है, ये एक नेचर होता है। और अगर आपका मन, आपकी आत्मा ने ये चीज स्वीकार की है, इसका मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हो। आपको मौका नहीं मिल रहा, अवसर नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है अच्छे से 4th पेपर वाला आंसर क्लियर हो गया हो। सत्य निष्ठा, इसलिए वर्ड बहुत क्या बोला, सत्य के प्रति निष्ठा, निष्ठा होनी चाहिए, जबरदस्त, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यनिष्ठ होना मतलब जान दे देंगे बट उससे विचलित नहीं होंगे। ये थोड़ा बहुत चलता है, ये नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता, उसमें संभव ही नहीं है। उसमें कट्टरता होती है सत्य के प्रति। इसलिए गांधी का सत्याग्रह, इसलिए गांधी की जिद जो है उसको सत्याग्रह कहा था। सत्य के प्रति तीव्र आग्रह, और इतना तीव्र आग्रह कि चाहे तुम जान ले लो, जान लेना है तो जान ले लो। और जान चली भी गई। उसने जान दे के बताया कि मैं सत्याग्रही हूं, सत्य के प्रति इतना आग्रही हूं कि तुमको जान लेना है जान ले लो, लेकिन मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। कितनी बार पिटाई खाई है, कितनी बार जेल चले गए, और लास्ट में तो जान ही चली गई। तो उसने प्रूव किया पूरी लाइफ कि सत्य के प्रति आग्रह कैसा होता है, इस लेवल का होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपिता है और पिता का सरनेम सब लगाते हैं, ठीक है। मर जाए तो भी लगाते। तो देखा जाए तो सभी लोगों को गांधी सरनेम लगाना चाहिए। राष्ट्रपिता है ना, राष्ट्र के पिता है। तो जिसका भी सरनेम नहीं है, जो भी अनाथ है, हमारे गुरुजी तो कहते थे आप लोग बेटा हमारे मानस पुत्र हो, आप भारद्वाज लगाया करो, आप सभी भारद्वाज हो, क्योंकि मेरा गोत्र भारद्वाज है, तो आप चूंकि मेरे पुत्र हो इसलिए आप मेरा सरनेम लगाओ। गायत्री परिवार के सब सदस्य, गायत्री एक परिवार है और गायत्री परिवार के पिता हैं गुरुजी, जिन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा आप हमारा सरनेम लगाएंगे, आप कोई बिना सरनेम के नहीं। जहां किसी को अपने सरनेम से शर्म आती हो, जिस किसी को लगता हो कि आपका सरनेम ठीक नहीं है या अपमान होगा या फलाना होगा, तो हमारा लगा देना और बोल देना वो हमारे पिताजी हैं।
कितनी बड़ी बात थी, तब जाके परिवार बना था ना, मामूली चीज नहीं थी। तो ये भारतीयता है, भारतीयता, इसको समझिएगा। बहुत मूलभूत तत्व हैं इसके, और उसमें ये सत्याग्रह और सत्यनिष्ठा बहुत जबरदस्त है। और अब तो आपके सिलेबस में, इसलिए पुराने सारे पेपर उठा के देख लो, 3 या 4 क्वेश्चन गांधी पे होते हैं। गांधी के बिना एथिक्स का पेपर होता ही नहीं है, ध्यान रखो। एथिक्स के पेपर उठा के देखो पुराने अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाकर के देखो, क्वेश्चन पेपर्स में गांधी के बिना कोई पेपर हो तो बता दो। आइंस्टीन के बिना हो जाएगा, सुकरात के बिना हो जाएगा, नेहरू के बिना हो जाएगा, ठीक है, कबीर के बिना हो जाएगा, लेकिन गांधी के बिना नहीं होगा। 2 या 3 क्वेश्चन गांधी के, तो गांधी भारत की आत्मा है, उसको समझिएगा। उसके जो विचार हैं वो इसीलिए वो जिंदा है, और वो मरे इसलिए वो विचार और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सिद्ध किया है कि ये विचार बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये सत्य के प्रति आग्रह वाले विचार हैं। और इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी रखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। पूरी जिंदगी उसने, उसका चाहे आप अपमान करो, चाहे आप उसे गाली दो, चाहे उससे नफरत करो, वो सच बात बताते थे। हम में से किसी की हिम्मत नहीं सच बात बताने की। हम बहुत सारी चीजें छुपाते हैं क्योंकि हमसे लोग नाराज हो जाएंगे, हमसे लोग नफरत करने लगेंगे। वो जानबूझ के बताते थे। जितने भी लोग गांधी से नफरत करते हैं, और नफरत करने के जो कारण हैं वो गांधी ने खुद ने बताए हुए हैं, किसी दूसरे ने नहीं बताया। गांधी ने खुद ने ही बताया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी चीजें करता हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ये किया है। उसकी वजह से लोग उनसे नफरत करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ये आदमी फिर भी बता रहा है, ये सामान्य आदमी नहीं है, इसलिए तो वो महात्मा गांधी कहलाते हैं। महान आत्मा ही बता सकती है, हर कोई नहीं बता सकता। जूते खाने हो जहां जूते पड़ सकते हो, और फिर भी आप बताएं कि, और फिर उसके बाद जूते पड़े, तो ये काम तो गांधी कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है क्या? हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जितने भी लोग गांधी से नफरत करते हैं, तो ये बताओ कि आपका सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का। क्योंकि आप नफरत कर रहे हैं क्योंकि गांधी ऐसे थे, तो ये तुमको कैसे पता? नहीं, वो गांधी ने बताया ना। अरे भाई, तो यही तो बात वो कह रहा है कि मैं सत्य बोलता हूं। इसी वजह से तो लोग उसके कायल हैं कि उससे चाहे जूते पड़े, चाहे उसको आप गोली मार दो, चाहे आप जो करना है कर दो, लेकिन वो बताए बिना नहीं मानता क्योंकि वो बोलता है कि मैं सच से तो मुंह नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये बात सच है। सत्य के प्रति यही तो आग्रह है, सत्याग्रह। सत्याग्रह कोई शब्द नहीं है, उस आदमी ने जिया है उसको, जो गांधी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, गांधी को बहुत मानते हैं। वो सारे के सारे लोग उनके इसी बात के कायल हैं कि वो चीजें बताते थे जिनको लोग बताने से डरते हैं, और उनको मालूम है कि मैं अलोकप्रिय हो जाऊं। पूरी दुनिया उनको इसलिए मानती है, और वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ उन्हीं चीजों को बता के जिनसे वो अलोकप्रिय हो गया घर में। और एक आदमी ने तो गोली मार दी, इतना ज्यादा लोकप्रिय। उसको पर्सनली इतना बुरा लगा कि उसको लगा कि ये दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए, इतना बुरा लगा उसको। क्योंकि लोगों को ढोंग पसंद है, लोगों को झूठ पसंद है, लोगों को आडंबर पसंद है। लोग अंदर कुछ भी हो, बाहर बस एक अच्छा आवरण बना के रखना चाहते हैं, और वही लोगों को पसंद है, क्योंकि दूसरे लोगों को यही पसंद आता है, और आदमी यही करता है पूरी जिंदगी भर। तो डुप्लीकेट आदमी लोकप्रिय रहता है, प्रसिद्धि पाता है, बहुत लंबी आयु प्राप्त करता है। तो डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट, अंदर कुछ दोगलापन, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा जो डबल स्टैंडर्ड वाला आदमी है वो लंबा जीता है। उसके कोई दुश्मन नहीं होते, वो लोकप्रिय होता है। सच अगर पता चल जाए तो जूते खाएगा, लोग गोली मार देंगे या पिटाई कर देंगे, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये गांधी भी जानते थे कि मैं सच बोल रहा हूं, उसकी कीमत क्या होती है। इसलिए वो अंग्रेजों को झूठ बोल करके भी निकल सकते थे। जब अफ्रीका में उनको पिटाई हुई थी, तो डरबन में जब वो जहाज से उतरे, तो बता सकते थे कि मैं इस जहाज से नहीं उतरा, या मैं फलाने जगह से नहीं आ रहा हूं, या मैं वहां से नहीं हूं, तो बच जाते। ढेरों जगह पर गांधी झूठ बोल करके बच सकते थे।
ढेरों जगह पर वो दूसरे कायर लोग जैसा काम करते हैं। फुटपाथ पे नहीं चलना, रोड पे चलो। रोड तो उस गाड़ियों के लिए होता है, तांगे के लिए होता है। फुटपाथ जो बना होता है उसका नाम ही फुटपाथ है, पर वो जानबूझ के फुटपाथ पे चलते थे कि ये फुटपाथ है और फुटपाथ चलने के लिए होता है और ये सत्य बात है और तुम भी नागरिक हो, मैं भी नागरिक हूं, तुम चल सकते हो, मैं भी चल सकता हूं, तो मैं इस पे चलूंगा। तो इस बात पे पिटाई हो जाती थी, क्योंकि वो सत्य का काम करते थे। आ गया ना समझ में? तो इसलिए थोड़ा सा, अब इसके बाद भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेंगे तो अभी तो चलेगा, अभी कल भी इकोनॉमी का ही क्लास होगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री तो गांधी के बिना होती ही नहीं ना। तो थोड़ी सी भूमिका बनाना सीखिए। किताब पढ़िएगा, पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया किताब पढ़िएगा कभी। गिरमिटिया सागा के नाम से इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश में वो मज़ा नहीं आएगा, हिंदी में बढ़िया लिखा है उन्होंने। गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नहीं पढ़िए तो वो भी पढ़िएगा, तो फिर आपको गांधी समझ में आएंगे। गांधी को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। बातें सुनने से और सोशल मीडिया की पोस्ट देखने से गांधी नहीं समझ में आता। वो तो आवारा टाइप के और उचक्के टाइप के जो दो कौड़ी के लोग हैं, जिनको अकल नहीं है, किताबों से जिनका कोई नाता नहीं है, एकदम सड़क छाप टाइप लोग हैं। सड़क छाप उनका जो है, जब भी मौका आएगा तो वो सब जो है उनकी बहुत दुर्गति होनी है। इस किस्म के जो लोग हैं वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं गांधी को गाली देने की, जिनका मानसिक अस्तित्व ही नहीं है, कोई मानसिक रूप से कोई ताकत नहीं है उनमें। शारीरिक रूप से ताकत तो कुछ तो भी हो सकती है, शारीरिक ताकत तो बहुत सारे लोग हैं। आप चले जाओ शारीरिक ताकत के लिए तो जिम में देखो तो एक से एक लोग जिनके कोई एथिक्स नहीं है, वो भी ताकतवर है। शारीरिक ताकत वाले, मानसिक ताकत, पर उनमें मानसिक ताकत नहीं होती। हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई अगर दमदार आदमी अगर उनसे जोर से बोलेगा तो वहीं हार्ट पकड़ के बैठ जाएगा, स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ेगा। दमदार आदमी को तो ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस बोल दे, बस तेज आवाज में बोल दे, इतने में सामने वाला ढेर हो जाएगा, शारीरिक ताकत धरी रह जाएगी। जिम में गिर पड़ रहे हैं ना लोग, जिम करने वाले सीधा अस्पताल ले जाते हैं और मर जाते हैं। अंदर से नहीं होता ताकतवर। गांधी था हड्डी पसली 40-42 किलो का, लेकिन गवर्नर जनरल भी 10 बार सोचता था उससे बात करने के लिए। इसे कहते हैं मानसिक ताकत, शारीरिक ताकत नहीं। ठीक है, वायसराय को सोचना पड़ता था कि आदमी से मिले या नहीं। हिदायत होती थी वहां से, इंग्लैंड से ही। लंदन से जब चलते थे बोले तुम है ना उसके आंख में आंख मत मिला लेना, नहीं तो फिर कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे अंदर, सावधान रहना। एक ही खतरनाक आदमी है इंडिया में, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि बाकी को तुम कुचल सकते हो, फांसी पे चढ़ा दोगे, गोली मार दोगे, सब कुछ कर लोगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो जो चाहता है वही करता है और वही तुमको करना पड़ता है। फिर तुम उसकी बात मानने लगते हो। अगर उससे बात करोगे तो उसके जाल बहुत खतरनाक है उसका बातचीत का, फिर तुम वही करोगे जो वो चाहता है। इसलिए बचना, तुम बहुत बड़ा जादूगर है वो था गांधी। ठीक है, तो गांधी की ताकत तो समझना, तो वो तो थोड़ा किताबें पढ़ोगे तो समझ में आएगा। गांधी किताबें पढ़ने से समझ में आता है। ठीक है, सोशल मीडिया से नहीं आता, ध्यान रखिए। तो इसलिए उनकी अहमियत, वो इंडिया है। इसलिए तो मोदी जब भी जाते हैं विदेशों में तो गांधी के नाम से ही शुरू करते हैं और बुद्ध से शुरू करते हैं। अभी जो बोला उन्होंने पुतिन को कि हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया, हमने युद्ध नहीं दिए बुद्ध दिए हैं। तो मोदी ने जो बोला ना युद्ध नहीं दिए बुद्ध दिए हैं, तो बुद्ध और गांधी तो एक ही है। अहिंसा की बात दोनों करते हैं, शांति की बात दोनों करते हैं। बुद्ध और गांधी में ज्यादा अंतर नहीं है। गांधी उसका नया वर्जन है, नया एडिशन है अभी का, रिसेंट वाला। बुद्ध का बिल्कुल रिसेंट वर्जन। बुद्ध के समय में गुफाओं में बैठना और वो सब जरूरी था, लेकिन गांधी के लिए मैदान पे, रोड पे आना बहुत जरूरी था। इसलिए गांधी रोड पे आए थे आंदोलन के माध्यम से। गुफाओं में बैठ करके बात नहीं बन सकती थी ना। दोनों ने युवाओं का सहारा लिया, दोनों ने जनता को आह्वान किया, दोनों ने लोगों को जगाया। तो इसलिए बुद्ध और गांधी, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
और ये दोनों ही। तो जब भी मोदी इधर जाते हैं पूर्व में, ईस्ट में, तो बुद्ध को याद करते हैं। चाइना, जापान, सब तरफ, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, सब तरफ बुद्ध को याद करते हुए बुद्ध के नाम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इधर वेस्ट में गांधी को माना जाता है, अमेरिका और यूरोप में गांधी को माना जाता है, उधर बुद्ध को माना जाता है। तो भारत के दोनों दिशाओं में भारत में इतने सारे धार्मिक पुरुष हैं, धार्मिक अवतार हैं, लेकिन उनको राजनीति में युद्ध डिप्लोमेसी में यूज नहीं किया जाता। डिप्लोमेसी में दो ही काम आते हैं, बुद्धा डिप्लोमेसी एंड गांधीयन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में दो ही काम आते हैं, क्योंकि दुनिया इन दोनों को मानती है। हम भारतीय न जाने कितने भगवान को मानते हैं, कितने महापुरुषों को मानते हैं, न जाने कितने संत हैं हमारे यहाँ, लेकिन राजनीति में दो काम आते हैं, बुद्ध और गांधी। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। काफ़ी आज तो थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, बहुत कुछ बात करना चाहते थे, जनरल हो गया थोड़ा। चलिए, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की